Hello all, welcome to Arts Learners. And since this is the very first video of this channel, let me tell you what all you can expect from me. So, I will be trying to help you with subjects like political science, geography, history, English and others as well. Start करते हैं क्लास 12 की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा से। जैसा कि बुक के नाम से ही आइडिया लग रहा है, इसमें हम मॉडर्न पॉलिटी डिस्कस करेंगे, जैसे डीकोलोनाइजेशन के बाद रीजनल डेवलपमेंट के लिए रीजनल ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे आसियान, सार्क, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ, इन सब के फंक्शन, फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जानेंगे। देन डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड कुछ इश्यूज होते हैं जो कि ग्लोबल कंसर्न है, जैसे सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों पे कंट्रीज कोऑपरेट करती है, तो पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन, ये सब हम इस बुक के थ्रू जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। कोल्ड वॉर एरा। यू माइट बी वंडरिंग कि ये तो डिलीटेड चैप्टर है, देन व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। सी, अगर हम इस चैप्टर को समझ लेंगे तो बाकी चैप्टर्स को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो बिट्स एंड पीसेस में दे रखा है। जैसे कि इस चैप्टर में हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे, डेटरेंस, तो वो सिक्योरिटी में डिस्कस करेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक फ्लो मेंटेन रहेगा। एज यू कैन सी, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 में स्टार्ट होता है और ये 1918 तक चलता है। तो इस बीच में साइड प्रॉपर्टी मतलब हर स्केल पे डिस्ट्रक्शन था। एंड ग्लोबल स्टेज पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं, जैसे घर में लड़ाई होती है तो पेरेंट्स होते हैं वो बीच में नेगोशिएट करा देते हैं, तो मतलब उतनी खूंखार लड़ाई नहीं होती। अब यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, एंड ग्लोबल लीडर्स को, कंट्री हेड्स को ये बात समझ आ गई थी कि अब हमें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे कंट्रीज डिस्कस कर सके और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सके। एंड उसी के लिए जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म। इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना होए और इसको प्रिवेंट किया जा सके। बट एज यू कैन सी, ये बनने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 में, तो इस चीज को एक फेलियर की तरह देखा गया। ठीक है, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1945 तक ये चला, तो इसमें क्या थी, कंट्रीज दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, अलाइड एंड एक्सिस। अलाइड में वी हैड यूएसए, यूएसएसआर, जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता है, जिसमें अराउंड 15 मेंबर्स थे, ब्रिटेन एंड फ्रांस। एंड ये है एक्सिस पार्ट्स, जर्मनी, इटली एंड जापान। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलाइड पावर्स जीती थी कि एक्सिस। तो देखो, इसमें 4 कंट्रीज है, इसमें 3, तो ऑब्वियसली मतलब जैसे होता है ना कि संगठन में शक्ति, तो ये वाले जो थे ये विनर्स थे। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 1945 तक आते आते सबने बोला होगा कि यार बहुत थक गए हैं, हम लड़ाई खत्म करते हैं। तो ये खत्म होने का रीजन था कि यूएसए ने जापान की 2 सिटीज में, एक हिरोशिमा एंड एक नागासाकी, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिए। हिरोशिमा में 6 अगस्त को एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया अंडर द कोड नेम लिटिल बॉय। एंड नागासाकी में 9 अगस्त को एक और न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया अंडर द कोड नेम फैटमैन। ठीक है, एंड जैसे फोर्स को मेजर करने का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ऐसा यूनिट होती है किलोटन यील्ड। तो ये 15 किलोटन यील्ड्स का था और ये 21 किलोटन यील्ड्स का था। अब आप कुछ सोचो कि जिस कंट्री को न्यूक्लियर अटैक झेलना पड़े, तो क्या वो ऐसी सिचुएशन में रहेगा कि वो वॉर कंटिन्यू कर सके? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या हुआ, फाइनली 15 अगस्त 1945 में जापान जो है वो सरेंडर कर देता है। जापान सरेंडर कर देता है। अब यूएस के इस एक्शन के सपोर्टर्स भी होते हैं, क्रिटिसाइजर्स भी होते हैं। अब सपोर्टर्स ये बात कहते हैं कि देखो जो किया बहुत अच्छा किया एंड इट वाज मच नीडेड थिंग, क्योंकि ये वॉर खत्म होने नहीं थी। अमेरिकन और उनके अलाइड फोर्सेस की लाइफ बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और ये बहुत जरूरी है, तो इट वाज गुड।
वाइल जो इनके क्रिटिसाइजर्स थे वो ये बात कहते हैं कि जब यूएस को ऑलरेडी पता था कि जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, तो इसने जानबूझ के किया। और इसका रीजन ये बताया गया कि ये नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर को किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री बेनिफिट मिले, और मॉस्को को ये दिखाना चाहता था यूएस की देखो अब वो यहाँ का डॉन है, ठीक है। अब सपोर्टर्स कुछ भी बोले, क्रिटिसाइजर्स कुछ भी बोले, एंड रिजल्ट हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ इतने बड़े स्टेज पे, एंड ह्यूमैनिटी बेसिस पे तो कम्प्लीटली रॉन्ग था, ठीक है। अब क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों अलाइड फोर्सेस के थे, बट यूएसए के इस एक्शन के बारे में यूएसएसआर को पता तक नहीं था। अब ऑब्वियसली उसको गुस्सा तो आएगा ही, एंड आप ये देखोगे कि एक्सेस पावर तो इनकी तो लड़ाई में इतनी हालत खराब हो गई थी, ये हार भी चुके थे, ठीक है। और ब्रिटेन एंड फ्रांस ये दोनों इस टाइम पे देखेंगे बहुत सारी जो इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी उनको फ्रीडम मिला, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पे यूएसए और यूएसएसआर सुपर पावर्स की तरह इमर्ज हुई। अब इनके बीच में भी कंपटीशन चलने लग गया, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा तो था ही कि बताया क्यों नहीं, ठीक है। अब इधर था कि इनको आपस में इनका कंपटीशन चलने लग गया कि आई एम मोर पावरफुल और आई एम मोर पावरफुल, ठीक है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट निकलेगा लॉजिक ऑफ डेटरेंस, बट उससे पहले हम थोड़ा कोल्ड वॉर को पढ़ते हैं। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद से कोल्ड वॉर की बिगनिंग मानी जाती है, ठीक है। अब कोल्ड वॉर ऐसा वॉर होता है जहां पे मतलब टेंशन का माहौल तो होता है और दुश्मनी होती है, बस ये होता है कि बैटलफील्ड पे नहीं आते, मतलब ये नहीं कि बॉम्ब फेंक दिए, तो अगर वो बॉम्ब फेंकने वाला या कुछ वेपन का इस्तेमाल करने वाला होता तो वो हॉट वॉर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूअसली टेंशन का माहौल रहता था, एक दूसरे पे बहुत सस्पिशियस रहते थे कि अभी कुछ करेगा, अभी कुछ करने वाला है, तो वो उस तरीके की सिचुएशन थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझते हैं। तो जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखता है, तो देखो कैपिटलिस्ट को हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये डिमांड करते हैं फ्री मार्केट की, कि गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस हो या ना ही हो, और फ्री कंपटीशन हो, मतलब लोग compete करें, और मैक्सिमम यहाँ पे जो मेन एम है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का। और ये लोग लिबरल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, मतलब डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में कंफ्यूज रहते हैं और हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं, बट इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है कि एक आइडियलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होती है वो स्टेटलेस, मनीलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात करती है, बट जो यूएसएसआर का कम्युनिज्म देखेंगे वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सोशलिज्म में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट कम्युनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। अब स्टार्ट करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, जिसे कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट माना गया है, क्योंकि इस टाइम पे कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन और नर्वसनेस का माहौल था, ऐसा लग रहा था हॉट वॉर अभी होने ही वाला है। जो क्यूबा था वो यूएसएसआर का अलाय था, और ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि सीयूईटी में भी इसका एक क्वेश्चन आया था और बोर्ड में भी शायद एक आया था, मुझे याद नहीं है। तो ये था यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखता था, और इसके बदले में यूएसएसआर जो था उसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हेल्प देता था। अब यूएसएसआर का अपना आदमी था ये फिडेल कैस्ट्रो, ठीक है, जो क्यूबा का प्रेसिडेंट था। प्लीज फॉरगिव माय हैंडराइटिंग, वो प्रेसिडेंट था क्यूबा। अब क्या हुआ कि 1961 में यूएसएसआर के लीडर्स को ऐसा टेंशन हुआ कि कहीं ऐसा ना हो अमेरिका क्यूबा पे अटैक कर दे और इनका जो ये है फिडेल कैस्ट्रो इसको हटा दे और अपना कोई एस्टैब्लिश कर दे, ठीक है। फिर जो यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, उन्हें लगा कि भाई क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट करना चाहिए, और इसीलिए 1962 में क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स एस्टैब्लिश कर दी जाती है, इंस्टॉल कर दिया जाता है, और अमेरिकन को इस बात का पता ही नहीं था। इंस्टॉलेशन के 3 हफ्तों बाद उन्हें पता चलता है कि भाई इन्होंने तो ये हरकत कर दी है। अब देखो यहाँ रशियन बेस बनाने का क्यूबा पे फायदा क्या था ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए है, ठीक है, और यहाँ कहीं है क्यूबा और ये यूएसएसआर। अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच का डिस्टेंस तो ज्यादा है, लेकिन क्यूबा इसके पास पड़ता है, तो अगर ये इसको अपने बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि उन्होंने किया भी था, तो ये यहाँ की हेल्प से इनकी जो एक्टिविटीज है वो कितने अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वॉर होता भी है तो यहाँ से अगर अटैक करने में जितना मतलब ये इनको डिस्ट्रक्शन कर सकते थे, उसके मल्टीपल टाइम्स यहाँ से हो सकता है इनका नुकसान, ठीक है। तो ये सिचुएशन बहुत डेंजरस सिचुएशन थी यूएसए के लिए, एक काइंड ऑफ
थ्रेड था ये, ठीक है। तो फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ केनेडी और उनके एडवाइजर्स वो चाहते थे कि भाई कुछ भी करके इनके जो वेपन्स है और ये बेस हटाए यहाँ से। तो अब क्या किया कि इन्होंने ऑर्डर कर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को ये हमेशा अलर्ट रहने के लिए और देखने के लिए कि कोई भी शिप अगर यूएसएसआर की कोई भी शिप क्यूबा की तरफ आ रही है तो भाई बिना वार्निंग देने स्टार्ट कर देना फायरिंग, ठीक है। अब ये सिचुएशन आप समझ सकते हो कि कितना टेंस वाला होगा, क्योंकि जब 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले गए थे 15 किलोटन और 21 किलोटन के थे, बट इस टाइम तक तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने दोनों ने क्या किया था, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर दिए थे 1000 टाइम्स मोर पावरफुल। तो डिस्ट्रक्शन तो वहां कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ होता। और ये सब चीजों का डर था और ऐसा लग रहा था कि भाई अगर दोनों में से कोई पीछे नहीं हटा तो वॉर हो जाएगी। लेकिन फाइनली क्या करते हैं, निकिता क्रुश्चेव जो होते हैं वो फाइनली क्या होता है कि निकिता क्रुश्चेव बेस हटा लेते हैं वहां से और सब कुछ जो शिप्स होती है उनको विड्रू कर लेते हैं, जिससे कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हॉट वॉर में कन्वर्ट होने से रुक जाता है, नहीं होता है। और फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो डिस्ट्रक्शन का लेवल अभी कुछ और ही होता। सब कुछ हटा लिया और शिप्स विड्रू कर ली, बेस हटा दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाता। और इस समय तक तो इनके पास 1000 टाइम्स मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो डिस्ट्रक्शन का लेवल हम सोच सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज निकल के आती है कि ऐसा क्या था जिसने कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट करने से रोक दिया, दैट इट वाज द कांसेप्ट ऑफ डेटरेंस, ठीक है। इसको हम सिक्योरिटी में भी देखने वाले हैं, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या फैक्टर था जो कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट करने से रोक पाया। कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। इनफैक्ट जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का टाइम था, जब सबको लगा था कि नेक्स्ट ग्लोबल वॉर अभी होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाला है, इस टाइप का माहौल था, लेकिन तब भी वो नहीं हो पाया। तो दैट वाज डेटरेंस। देखो डेटरेंस का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब बोथ साइड्स आर इक्वली पावरफुल, मतलब ये है कि अगर इस वाली साइड ने इस पर अटैक किया तो भी इसके पास इतना पोटेंशियल या कैपेसिटी है कि इस पर अटैक करे उल्टा, और जो इनका अटैक होगा तो उससे इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि दोनों झेल नहीं पाएंगे। अब वो देखते हैं, ये लिखा है यहाँ पे, when both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। क्या हुआ था कि 1950s onwards both यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, दोनों ने क्या किया, अपने न्यूक्लियर पावर्स को डेवलप किया। न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया क्योंकि देखो पहले से तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन था ही, लेकिन अब और उसको इंटेंसिफाई किया। अब 1000 टाइम्स मोर इफेक्टिव वेपन्स बनाने लग गए। और दोनों को, यूएसए और यूएसएसआर को, एक दूसरे की न्यूक्लियर पोटेंशियल का अच्छा खासा आइडिया था, इसीलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कभी भी ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, नेटो, वार्सो, इन सब के बारे में जानेंगे जब हम इमरजेंसी ऑफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी चीज ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करना है या इंप्रूव करने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू।